हेलो सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। तो देखिए बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट संपूर्ण क्लास रहने वाला है आप सबका देवघर जिले के सभी बच्चों के लिए। तो इस वीडियो में हम आप सबको डिटेल्स में सारा कुछ समझाएंगे। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देख के जाते हो एग्ज़ाम में तो 30 प्लस प्रश्न यहीं से हूबहू आपको देखने को मिलेगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इसमें हमने सारे कुछ वे ऐड किए हैं जो वर्तमान में लोकसभा विधानसभा का चुनाव हुआ, वे सारे ऐड किए हम इसमें। उपायुक्त के बारे में वर्तमान से लेकर पूरा हिस्ट्री तक हम इसे ऐड किए हैं देवघर जिला के बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक सभी बच्चे ज़रूर देखें, और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल के आइकन को दबा दीजिएगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम न गवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अनुमंडल और प्रखंड। तो देवघर जिला की बात करें तो देवघर जिला में 2 अनुमंडल है और 10 प्रखंड है। तो अनुमंडल है आपका देवघर अनुमंडल और मधुपुर अनुमंडल, और प्रखंड है आपका देवघर, देवीपुर, मोहनपुर, सारवा, सोनार, ठाडी, मधुपुर, उसके बाद सारठ, पलोजोरी, करो, मारगोमुंडा, ये सारे प्रखंड हैं आप सबका। तो देखिए, चौकीदार के एग्ज़ाम में प्रखंड से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, वहाँ पे 3 ऑप्शन दे रहे हैं प्रखंड, और 1 ऑप्शन अदर्स दे रहे हैं, और वो रहे इसमें से कौन सा प्रखंड देवघर जिला का नहीं है, ऐसा पूछा जाएगा। ठीक है, तो आपको सारे प्रखंड को रट लेना है। देवघर में 2 अनुमंडल है और 10 प्रखंड है। 10 प्रखंड का नाम आपको अच्छे से याद रहना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम, और आगे हम देखते हैं कि जो 2024 में हमारा चुनाव हुआ लोकसभा और विधानसभा का, 2024 में लोकसभा और विधानसभा का चुनाव हुआ। तो वहीं बात करें लोकसभा का, तो लोकसभा दुमका और गोड्डा के क्षेत्र में आता है आपका देवघर जिला। लोकसभा क्षेत्र दुमका और गोड्डा के अंतर्गत आते हैं आपका देवघर जिला। तो दुमका के अभी सांसद कौन है, मतलब लोकसभा, सांसद कौन है दुमका के अभी सांसद कौन है, तो नलिन सोरेन। दुमका के सांसद नलिन सोरेन बने हैं। और नलिन सोरेन की बात करें तो ये जो सांसद, जैसे कि हम सब के लोकसभा सीट झारखंड में लोकसभा सीट टोटल 14 है। ठीक है, और विधानसभा सीट 6 है। लोकसभा राज्यसभा सीट 6 है। ठीक है, लोकसभा सीट 14 और राज्यसभा सीट 6 है। तो वहीं बात करें जो नलिन सोरेन है, यह सबसे कम वोट से जीते थे। नलिन सोरेन सबसे कम वोटों से जीते थे। और यहाँ पे बात करें कोडरमा की थी, वह एक महिला थी अन्नपूर्णा देवी, वह सबसे अधिक वोटों से जीती थी। ठीक है, तो नलिन सोरेन सबसे कम वोटों से जीते थे दुमका से। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप सबके एग्जाम में। नेक्स्ट बात करते हैं गोड्डा। तो गोड्डा के सांसद है आपका निशिकांत दुबे। गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे। तो ये देख लिए हमने लोकसभा के बारे में। अब हम विधानसभा सदस्यों की संख्या के बारे में देखते हैं। तो आप सबको पता होगा कि झारखंड में विधानसभा सदस्यों का सीट 81 है, उसमें से 3 आपका देवघर जिला में आते हैं। 3 देवघर जिला में विधानसभा सीट कितने हैं देवघर जिला में, तो 3 है। ठीक है, एक है देवघर, मधुपुर, सारठ। देवघर, मधुपुर, सारठ। तो देखिए, देवघर जो है, देवघर विधानसभा क्षेत्र, यहाँ से जीत हासिल की है आपका सुरेश प्रसाद ने। सुरेश प्रसाद देवघर विधानसभा से जीत हासिल किए हैं और वे आरजेडी पार्टी के हैं। नेक्स्ट देखते हैं मधुपुर। मधुपुर से जीत हासिल किए हैं आपका हफीजुल अंसारी ने, और ये एक जेएमएम पार्टी के हैं। सारठ से जीत हासिल किए हैं उदय शंकर सिंह ने, और उदय शंकर सिंह आपका जेएमएम पार्टी के हैं।
तो ये सारे वर्तमान के फैक्ट हैं, इसे रट डालना है। तो देखिए मैं जितना भी बता रही हूँ सारा कुछ आपको एक कॉपी कलम लेके बैठना है और उसमें लिख लेना है सारा कुछ, ताकि एग्ज़ाम के 2 या 3 दिन पहले आप उसे अच्छे से 2-3 बार रिवीजन कर पाए, ठीक है? क्योंकि वीडियो देखने का बार बार समय नहीं मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आगे है हमारा देवघर जिला के वर्तमान में कौन क्या है, ठीक है? तो देवघर जिला के वर्तमान में उपायुक्त, सहदंडाधिकारी, देखिए उपायुक्त को सहदंडाधिकारी भी बोलते हैं, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है? उपायुक्त को क्या कहते हैं? सहदंडाधिकारी। ये क्वेश्चन पूछा गया है चौकीदार के एग्जाम में। तो उपायुक्त यानी डीसी। तो बात करें देवघर जिला के डीसी तो श्री विशाल सागर है, क्योंकि डीसी ही सारा कुछ को कंडक्ट करता है ये चौकीदार के एग्ज़ाम को, ठीक है? तो देवघर जिला के आपका है श्री विशाल सागर। नेक्स्ट बात करते हैं उप विकास आयुक्त सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जिला परिषद श्री नवीन कुमार। नेक्स्ट है पुलिस अधीक्षक, जिसको हम वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक भी बोल सकते हैं। पुलिस अधीक्षक को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक भी बोल सकते हैं। वो है आपका श्री अंबर लकड़ा, श्री अंबर लकड़ा। नेक्स्ट बात करते हैं अनुमंडल पदाधिकारी देवघर और अनुमंडल पदाधिकारी मधुपुर। तो जैसे कि आप सबको पता ही होगा 2 अनुमंडल है, एक देवघर और एक मधुपुर। तो अनुमंडल पदाधिकारी देवघर के हैं आपका श्री रवि कुमार, जो एक IAS है, IAS श्री रवि कुमार, जो आपका देवघर अनुमंडल से हैं। और एक बात करते हैं अनुमंडल पदाधिकारी मधुपुर, मधुपुर से आपका श्री राजीव कुमार। तो ये सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट है, आपको नोट्स में लिख लेना है, ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। देवघर जिला की सीमा, देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन, देखिए हम जितना कुछ बता रहे हैं सारा कुछ इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बैक टू बैक कि देवघर जिला की सीमा किन किन जिला के साथ लगती है। तो 3 जिला के साथ लगती है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, दुमका, जामताड़ा, गिरिडीह। और वहीं बात करें देवघर जिला की सीमा किन राज्य के साथ लगते हैं, तो वो है आपका बिहार, क्योंकि झारखंड जो है बिहार से कट के अलग हुआ है, ये भी याद रखना, ठीक है? वाहन निबंध संख्या JH-15, जो यहाँ के देवघर जिला के जो वाहन संख्या नंबर है वह है JH-15। ये भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बैक टू बैक चौकीदार के एग्ज़ाम में, ठीक है? वाहन संख्या मतलब कि ये है वाहन निबंध संख्या, मतलब जैसे कि आपकी जो बाइक वगैरह रहता है, जैसे कि गाड़ी वगैरह, उसके पीछे में देखना अगर लिखा रहेगा JH-15 तो वो समझ लेना कि देवघर जिला में वो बाइक या गाड़ी खरीदा है, ठीक है? जैसे कि दूसरा जिला का दूसरा, जैसे धनबाद की बात करें तो धनबाद में JH-10 है, बोकारो में JH-9 है, ठीक है? नेक्स्ट बात करते हैं विधानसभा सीटों की संख्या 3 है, आप सबको पता ही है, देवघर, मधुपुर और सारठ। नेक्स्ट बात करते हैं प्रमुख नदियाँ। तो देवघर जिला की प्रमुख नदियाँ है आपका मयूराक्षी, ब्रह्मणी, अजय, जयंतिया, ये सारे देवघर जिला के प्रमुख नदियाँ हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एम्स, जो देवघर जिला में है और ये देवीपुर प्रखंड में है। एम्स देवघर जिला में है और देवीपुर प्रखंड में है, और एम्स की स्थापना 2019 में किया गया था। देखिए एम्स से क्वेश्चन बनना भी फिक्स है, ठीक है? तो एम्स आपका देवीपुर प्रखंड में है, देवीपुर प्रखंड में है, देवघर जिला में है, स्थापना 2019 को किया गया था। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम। कुल क्षेत्रफल, देवघर जिला का कुल क्षेत्रफल की बात करें तो यहाँ के कुल क्षेत्रफल है आपका 2478.61 स्क्वायर किलोमीटर, 2478.61 स्क्वायर किलोमीटर है। और अनुमंडल की बात करें तो देवघर जिला में 2 अनुमंडल है, आप सबको पता ही होगा, एक देवघर खुद अनुमंडल है और एक है आपका मधुपुर। और अंचल एवं प्रखंड, देखिए अंचल या प्रखंड कुछ भी पूछे जा सकते हैं,
तो 10 मारना है टिकाऊ, ठीक है। अंचल और प्रखंड देवघर जिला में 10 है। ग्राम पंचायतों की संख्या की बात करें तो ग्राम पंचायतों की संख्या आपका 194 है। ग्राम पंचायतों की संख्या 194 है। नगर परिषद की संख्या 1 है। नगर निगम की संख्या 1 है। जनसंख्या 10 है। और बात करें गाँवों की संख्या तो गाँवों की संख्या देवघर जिला में सबसे ज़्यादा है, 2662 गाँवों की जिला देवघर जिला में आपका 2662 है। तो ये फैक्ट आपको रट लेनी है, ठीक है। ये फैक्ट भी आपको रट लेनी है क्योंकि यहाँ से भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन 2-3 देखिए जिला संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो फिक्स है कि यहीं से पूछे जाएंगे। कहाँ से पूछेगा वो? हाँ, यहीं से पूछेगा ना। देवघर जिला के परिचय के बारे में हल्का सा हम देख लेते हैं, ठीक है। तो देवघर जिला एक हिंदी शब्द है। देवघर जिला एक हिंदी शब्द है और इसका अर्थ है वैसा स्थान जहाँ देवता और देवतियों का वास है। आप सबको पता होगा देवघर जिला एक ऐसा स्थान है जहाँ पे देवता और देवियों का वास है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, देवघर को वैद्यनाथ धाम, बाबा धाम के नाम से भी जाना जाता है। देवघर को वैद्यनाथ धाम, बाबा धाम के नाम से भी जाना जाता है। वही बात करें वैद्यनाथ धाम की उद्भव बहुत ही स्पष्ट नहीं है, फिर भी संस्कृति की रचनाओं में इसका उल्लेख हरिताकीवन या केलकीवन के रूप में किया गया है। बाबा धाम का उल्लेख हरिताकीवन या केतकीवन के रूप में किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, देवघर शब्द का उद्भव फिलहाल का अर्थ है और संभव यह भगवान शिव के मंदिर बनने के बाद आया है। हालांकि मंदिर का निर्माण किसने कराया है यह पता नहीं है। देवघर शब्द का उद्भव हाल ही में आया है, लेकिन यह भगवान शिव के मंदिर बनने के बाद आया है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम कुछ और भी परिचय है उसके बारे में भी देख लेते हैं। लेकिन कहा जाता है कि मंदिर के सामने कुछ अंश गिद्धौर महाराज, देखिए ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पूछेंगे कि मंदिर के सामने कौन से गिद्धौर महाराज, कौन से महाराज ने बनाया था? तो गिद्धौर महाराज के पूर्वज पूरनमल के द्वारा 1596 में बनाया गया था। मंदिर जो है देवघर वैद्यनाथ धाम मंदिर कहा जाता है कि गिद्धौर महाराज के पूर्वज पूरनमल के द्वारा 1596 में बनाया गया था। मंदिर के शिखर पर 3 चरण के आकार का सोने का कलश भी गिद्धौर महाराज के द्वारा ही लगवाया गया था। मंदिर के शिखर पर कितने 3 चरणों के आकार का सोने का कलश भी लगाया गया था गिद्धौर महाराज के द्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं, साथ ही मंदिर पर पंचभुज भी लगा हुआ है। साथ ही मंदिर पर पंचभुज भी लगा हुआ है। मंदिर के आंतरिक शिखर पर अष्टदल कमल के रूप का चंद्रकांता मणि स्थापित है। मंदिर के आंतरिक शिखर पर अष्टदल कमल के रूप का चंद्रकांता मणि स्थापित है। उसके बाद मुख्य मंदिर की ऊंचाई 72 फीट है, ठीक है। तो चलिए आगे की ओर कुछ और भी परिचय है देवघर जिला के बारे में, तो उससे भी देख लेते हैं। तो वो है हमारा देवघर पूर्वी भारत के राज्य झारखंड के 24 में से एक जिला है। सही बात है, 24 जिला में से देवघर जिला भी एक है। और देवघर शहर जिससे जिले का प्रशासनिक मुख्यालय देवघर जिला का प्रशासनिक मुख्यालय देवघर ही है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, इस जिले को बाबा वैद्यनाथ के ज्योतिर्लिंगों के कारण भी जाना जाता है, ठीक है। यह जिला संभवतः संथाल परगना के अंतर्गत आता है।
ये जिला जो है देवघर जिला कौन से परगना के अंतर्गत आता है, ये भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो वो आता है संथाल परगना के अंतर्गत। और संथाल परगना के अंतर्गत कुल कितने जिले आते हैं, तो 6 जिले आते हैं। 6 जिले का नाम कौन कौन सा है वो भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो वो जिला है आपका साहिबगंज, गोड्डा, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, देवघर। ये 6 जिले आते हैं आपका संथाल परगना प्रमंडल के अंतर्गत। और यहाँ पे अगर हम सभी जिला का स्थापना की बात करें तो दुमका जिला का स्थापना 1855 में किया गया था। और देवघर जिला, गोड्डा और साहिबगंज, देवघर, गोड्डा और साहिबगंज जिला का स्थापना 1983 में किया गया था। और पाकुड़ जिला की स्थापना 1994 में किया गया था। और एक जिला है आपका जामताड़ा जो न्यू बना है, उसका स्थापना 2001 में किया गया था। दुमका जिला से कटकर बना है आपका जामताड़ा जिला। तो ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। आगे है हमारा तथा संथाल परगना के पश्चिमी क्षेत्र में अवस्थित है। संथाल परगना के पश्चिमी क्षेत्र में अवस्थित है और इसके उत्तर दिशा में भागलपुर जिला है, दक्षिण पूर्व दिशा में दुमका जिला है और पश्चिम में गिरिडीह जिला स्थित है आपका संथाल परगना के अंतर्गत। तो देखिए सभी का जो हमने स्थापना बताई उसे भी याद कर लेना है। और न्यू है आपका जामताड़ा। तो चलिए आगे और कुछ परिचय है उसे भी समझ लेते हैं। आगे है हमारा वर्ष 2011 के जनगणना के आधार पर, वर्ष 2011 के जनगणना के आधार पर देवघर जिला का जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या है आपका 14,91,879। जनसंख्या टोटल कितना है 14,91,879, जिसमें लगभग 55% आबादी पुरुष की है और 45% आबादी महिला की है। 55% आबादी पुरुष जनसंख्या है और 45% आबादी महिला जनसंख्या है। नेक्स्ट बात करते हैं देवघर की कुल साक्षरता दर, क्योंकि साक्षरता दर से एग्ज़ाम में सभी जिले के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो देवघर जिला की कुल साक्षरता दर की बात करें तो 64.85 है, 64.85% है। पुरुष साक्षरता दर आपका है 76.85 और महिला साक्षरता दर है आपका 51.80। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं देवघर की कुल आबादी का 12% ऐसा है जो 6 वर्ष से कम आयु के बच्चा है। तो देखिए ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है, क्योंकि जनसंख्या पूछ दिया जाएगा या फिर से साक्षरता दर, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जिला संबंधित प्रश्न है तो पूछे जा रहे हैं। तो पूछे भी जाएंगे, कहाँ से वो क्वेश्चन बनाएंगे, यहीं से बनाएंगे ना। तो चलिए आगे देखते हैं अब हम। देवघर जिला का क्षेत्रफल, देवघर जिला का क्षेत्रफल है आपका 2479 वर्ग किलोमीटर, 2479 वर्ग किलोमीटर, जो कि देखिए हमने वहाँ पे क्षेत्रफल आपको कुछ पॉइंट में बताई थी। ठीक है, तो यहाँ पे एक थोड़ा दोनों आपको याद कर लेनी है, 2479 भी और जो हम पहले बताए वो भी। उसके बाद बात करें हेक्टेयर में, जो क्षेत्रफल है देवघर जिला का उसका हेक्टेयर में बात करें तो 2,45,156 हेक्टेयर, 2,45,156 हेक्टेयर। यहाँ की 28% भूमि ओरा शक्ति से परिपूर्ण तथा कृषि योग्य है। 28% भूमि जो है आपका देवघर जिला का कृषि योग्य भूमि है। यहाँ की कृषि प्राय वर्षा पर निर्भर है, बावजूद इसके यहाँ पैदावार अच्छी होती है। ठीक है, देवघर एक स्वस्थ रिपोर्ट के साथ साथ एक प्रमुख हिंदू तीर्थ स्थल भी है। देवघर एक हिंदू तीर्थ स्थल भी है। देवघर जिला जो है देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। जैसे कि देश में जो 12 ज्योतिर्लिंग है उनमें से एक देवघर भी है। 51 शक्तिपीठ में से एक रूप स्थान रखता है, मतलब 51 शक्तिपीठ टोटल है, उसमें से देवघर जिला भी अपना स्थान रखता है। ठीक है, 12 ज्योतिर्लिंग 51 शक्तिपीठ में देवघर जिला अपना स्थान रखता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम। यह विश्व प्रसिद्ध सावनी मेला,
ये जो देवघर जिला किस लिए प्रसिद्ध है, तो विश्व में प्रसिद्ध है आपका श्रावणी मेला, उसलिए देवघर जिला प्रसिद्ध है। जो कि हिंदू कैलेंडर का 5वां माह है के लिए विश्व प्रसिद्ध है। पूरे भारत में यही एक ऐसा स्थान है जहाँ ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ साथ साथ और अगल बगल में हैं। पूरे भारत में देवघर जिला एक ऐसा स्थान है जहाँ पे ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ साथ साथ तो मिलता ही, अगल बगल में मिलता है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों से लगभग 70 से 80 लाख श्रद्धालु प्रतिवर्ष सावन माह में देवघर आते हैं। 108 किलोमीटर की दूरी, देवघर से 108 किलोमीटर की दूरी बिहार में स्थित सुल्तानगंज से पवित्र जल को लेकर, लेकिन बाबा वैद्यनाथ को जलार्पण करने हेतु आते हैं देवघर। मतलब बात करें यहाँ पे भारत के विभिन्न क्षेत्रों से 70 से 80 लाख श्रद्धालु आपके जाके बिहार स्थित सुल्तानगंज से पवित्र गंगा जल लेकर 108 किलोमीटर की दूरी को तय करके आपके जलार्पण करने आते हैं बाबा वैद्यनाथ धाम, जो देवघर जिला में स्थित है। पर्यटनों की दृष्टि से भी देवघर एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है। ठीक है, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम। आगे है हमारा देवघर का नज़दीकी रेलवे स्टेशन। देखिए ये सब भी हल्का सा आपको याद रख लेना है। देवघर जिला का नज़दीकी रेलवे स्टेशन आपका वैजनाथ धाम है, जो दिल्ली हावड़ा मेन लाइन पर स्थित जेसीडी रेलवे स्टेशन से मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। देवघर से पटना की दूरी 229 किलोमीटर है और देवघर से रांची की दूरी 322 किलोमीटर है। देवघर से कोलकाता की दूरी 315 किलोमीटर है। वहीं बात करें समुद्र तल से औसत ऊंचाई देवघर जिला का तो 154 मीटर। अगर फीट में बात करें, देखिए नीचे वाला क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, समुद्र तल से इसकी औसत ऊंचाई कितनी है देवघर जिला की, तो समुद्र तल से देवघर जिला की औसत ऊंचाई आपका 254 मीटर है। और अगर इससे फुट में बात करें तो लगभग आपका 833 फुट में 833 फुट। तो देखिए आगे की ओर बढ़ते हैं फिर हम। आगे है हमारा हेल्पलाइन नंबर। देखिए हमने हेल्पलाइन नंबर से संबंधित बहुत ही अच्छे से एक कंप्लीट हेल्पलाइन नंबर का वीडियो बनाए हैं, लेकिन ये जो हेल्पलाइन नंबर है ये देवघर जिला से संबंधित ज़्यादा रखते हैं। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में यहीं से जैसे कि जो जिला का जोन सा हेल्पलाइन में जिस जिला का जो हेल्पलाइन है वहीं से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ से तो पूछे ही जाएंगे, अगर यहाँ से नहीं पूछेंगे तो मेरा जो 10-12 मिनट का एक वीडियो है उसमें हम अच्छे से सारा कुछ बताए हैं, उसे भी जाके आप देख लीजिएगा हेल्पलाइन नंबर को। तो देखते हैं पहले हम ई राहत हेल्पलाइन नंबर। ई राहत हेल्पलाइन नंबर आपका है 1967, ई राहत हेल्पलाइन नंबर। उसके बाद बात करें जो और एक नंबर दिया है वो आपका क्या है, तो वो सिर्फ आपको नंबर याद रख लेना है कि ई राहत हेल्पलाइन नंबर 11 नंबर का होता है। एक या तो ऑप्शन में रहेगा अगर 1967 तो उसे टिक आउट करना है, या फिर से कितनी संख्याओं का होता है तो 11 संख्या का होता है, उसे भी टिक आउट करना है। नेक्स्ट बात करते हैं नरेगा। देखिए नरेगा से संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन सभी जिलों में पूछे जा रहे थे। नरेगा में कितने दिन का मतलब कि रोजगार दिया जाता है, तो आपका 100 दिन का। ठीक है, तो नरेगा जो है इसका संख्या नंबर इसका याद रख लेना है, जैसे कि कितने संख्या का नंबर होता है तो 11 संख्याओं का नंबर होता है नरेगा हेल्पलाइन नंबर। नेक्स्ट बात करते हैं पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन की तो अगर आप हेल्पलाइन नंबर 100 में कॉल कीजिएगा तो पुलिस स्टेशन से आपको सुविधा किया जाएगा। दमकल केंद्र 101 है, एम्बुलेंस सेवा आपका 102 है और 108 भी एम्बुलेंस सेवा का ही है। और चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098। सार्वजनिक उपयोगिताएं कॉलेज और विश्वविद्यालय के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो JRD महिला कॉलेज आपका देवघर में है।
ये एम्स कॉलेज देवघर में है। एम्स कॉलेज देवघर में, जिसका स्थापना 2019 में किया गया था, देवीपुर प्रखंड में है। देवघर कॉलेज देवघर में है। बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी देवघर में है। बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी देवघर में है। ठीक है, तो चलिए फिर आगे की ओर बढ़ते हैं हम। आगे है हमारा सार्वजनिक उपयोगिताएं। सार्वजनिक उपयोगिताएं, तो अस्पताल सार्वजनिक उपयोगिता के अंतर्गत आते हैं आपको अस्पताल। तो अस्पताल है यहाँ पे दो, एक है शिवाय अस्पताल और एक है सदर अस्पताल देवघर। दो अस्पताल है, एक है शिवाय अस्पताल और एक है सदर अस्पताल देवघर। तो चलिए फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे हमारा नगर पालिका। तो जिस प्रकार आप सबको पता होगा कि नगर पालिका देवघर जिला में एक है और वे है देवघर नगर निगम। देवघर नगर निगम है वो। ठीक है, तो चलिए फिर से आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे है हमारा स्कूल। देवघर जिला में दो फेमस स्कूल है, उसे याद कर लेते। एक है देवघर सेंटर स्कूल और एक है सेंट फ्रांसिस स्कूल। ये दो स्कूल है देवघर जिला के। तो चलिए फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम देवघर जिला के प्रमुख पर्यटन स्थल को देखने वाले हैं, जो बहुत ही ज़्यादा एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रखने वाला है, क्योंकि ये जो पर्यटन स्थल है इससे संबंधित एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनना फिक्स है। इस पर्यटन स्थल से संबंधित एग्ज़ाम में 3 या 4 प्रश्न, ऐसा नहीं, 3 या 4 प्रश्न बनना फिक्स है। यहीं से सिर्फ पर्यटन स्थल से सिर्फ आपको हल्का सा इसे गौर से समझना है, ताकि एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न आपसे न छूटे। अगर बात करें त्रिकुट पहाड़, तो त्रिकुट पहाड़ आपका देवघर जिला में है। नेक्स्ट बात करते हैं बकुली प्रपात, आपका देवघर जिला में, बकुली जलप्रपात देवघर जिला में है। वैद्यनाथ धाम आपका देवघर जिला में है। देखिए वैद्यनाथ धाम के बारे में कुछ हम आपको बताते हैं। शिवलिंग स्थापना, यहाँ के जो शिवलिंग की स्थापना किया गया था तो लंकापति रावण की, जिसके कारण रावणेश्वर महादेव पड़ा। उसके बाद वेजू नामक एक व्यक्ति ने शिवलिंग की शक्तिपूर्वक आराधना कर रहे थे, जिस कारण उसके ही नाम पर वैजनाथ धाम पड़ा। वैद्यनाथ धाम पड़ा उसका नाम। उसके बाद बात करें वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण किसने किया था, तो गिद्धौर राजवंश वैजूनाथ ने किया था। गिद्धौर राजवंश वैजूनाथ ने किया था। नेक्स्ट बात करते हैं युगल मंदिर। युगल मंदिर को आप नौलाखा मंदिर भी कह सकते हो, क्योंकि युगल मंदिर को बनने में 9 लाख लगा था, जिसके कारण इसे नौलाखा मंदिर भी कहते हैं। युगल मंदिर में राधा कृष्ण की युगल प्रति स्थापित है। राधा कृष्ण की जो है युगल मूर्ति प्रतिस्थापित है। नेक्स्ट बात करते हैं तपोवन मंदिर। तपोवन मंदिर जो है शिव मंदिर है। तपोवन मंदिर में शिव भगवान के मंदिर है। माता सीता तपस्या, कहा जाता है कि जो तपोवन मंदिर है इसमें माता सीता जो है उसने तपस्या की थी। लीला मंदिर देवघर जिला में है। कुंडेश्वरी मंदिर देवघर जिला में है। बालानंद आश्रम आपका देवघर जिला में है और सत्संग आश्रम देवघर जिला में है। तो ये सारा कुछ आपको याद रखना है, अच्छे से याद रखना है, ताकि एक भी क्वेश्चन मिक्स ना हो। ठीक है, क्योंकि हमने आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत किए हैं, क्योंकि ताकि इस बार आप सभी को चौकीदार बनना है, उसलिए हमने आप सबके लिए इतना ज़्यादा मेहनत किए हैं। तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दें कि आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे है हमारा कुछ ऐसे ही जो पर्यटन स्थल है जो फेमस है, उसके बारे में हल्का सा सिर्फ पढ़ेंगे। ठीक है, बाबा वैद्यनाथ मंदिर जो है आपका वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर, जिसे आमतौर पर वैद्यनाथ धाम भी कहा जाता है, भारत में 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। देखिए ये फैक्ट भी अच्छा है और याद रखने का है। ठीक है, जो बाबा वैद्यनाथ धाम है ज्योतिर्लिंग मंदिर है, जिसे आमतौर पर वैद्यनाथ धाम भी कहा जाता है, भारत में 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है आपका देवघर जिला में। नेक्स्ट है आपका त्रिकुट पहाड़। त्रिकुट पहाड़ देवघर में सबसे रोमांचक पर्यटन स्थल में से एक है। यहाँ आप ट्रैकिंग, रोपवे, वन्यजीव एडवेंचर और
ये जो त्रिकुट पहाड़ है यह रोमांचक पर्यटन स्थल में से एक है, जहां आप ट्रैकिंग, रोपवे, वन्यजीव एच और भी है कुछ। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे कर बढ़ते हैं। जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसे सिर्फ हम इसे यहाँ पे कलेक्ट किए। ठीक है, जैसे सत्संग आश्रम है। सत्संग आश्रम अनुकूल चंद्र द्वारा स्थापित देवघर के दक्षिण पश्चिम में ठाकुर अनुकूल चंद्र के भक्तों के लिए एक पवित्र स्थल है। ये जो सत्संग आश्रम है यह अनुकूल चंद्र द्वारा स्थापित, किसके द्वारा स्थापित? तो अनुकूल चंद्र द्वारा स्थापित देवघर के दक्षिण पश्चिम में ठाकुर अनुकूल चंद्र के भक्तों के लिए पवित्र स्थल है। ठीक है, तो चलिए फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे है हमारा नंदन पहाड़। नंदन पहाड़ भी आपका देवघर जिला में है। तो नंदन पहाड़ शहर के किनारे पर एक छोटा सी पहाड़ है जो एक प्रसिद्ध नंदी मंदिर की मेजबानी करता है। नंदन पहाड़ शहर के किनारे एक छोटा सी पहाड़ है जो कि प्रसिद्ध नंदी मंदिर की मेजबानी करता है। नेक्स्ट है नौलखा मंदिर। यह 1.5 किलोमीटर स्थित है बाबा वैद्यनाथ मंदिर से दूर। नौलखा मंदिर जो है यह बाबा वैद्यनाथ मंदिर से आपका 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह एक अच्छा दौरा स्थल है। कितना मीटर की दूरी पर स्थापित है? 1.5 किलोमीटर। ये भी क्वेश्चन पूछने की संभावना है। ठीक है, अब बात करते हैं देवघर जिला की योजना के बारे में। तो वहाँ पे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा चलता है। ठीक है, तो ये जो मनरेगा है इसकी शुरुआत राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में नरेगा, इसकी नाम मतलब ये जो योजना था तो इसका नाम पहले था नरेगा, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसकी स्थापना 2005 में किया गया था। लेकिन नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा किया गया। तो मनरेगा का आपका मीनिंग होता है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। ठीक है, तो ये दोनों फैक्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, इसका लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की सुविधा को बढ़ाने के लिए एक वित्त वर्ष में कम से कम 100 दिनों की रोजगार प्रदान करने के लिए हर परिवार के लिए है। मनरेगा 100 दिनों के लिए रोजगार प्रदान करने वाला हर परिवार के लिए है ये योजना। ठीक है, तो देखिए ये जो योजना है मनरेगा, इसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए थे कि मनरेगा में कितने दिनों का रोजगार दिया जाता है? तो 100 दिनों का। तो मनरेगा फर्स्ट में था नरेगा, उसी का नाम बदल के मनरेगा किया गया है। तो चलिए फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। अधिनियम पहली बार 1991 में प्रस्तावित किया गया था। नरसिंह राव 2006 में इसे संसद के अंत में स्वीकार किया गया और भारत के 625 जिलों में कार्यरत किया गया। नरेगा को 1 अप्रैल 2008 से भारत के सभी जिलों में शामिल करने के लिए तैयार किया गया था। नरेगा की स्थापना 2005 में किया गया था और यह अधिनियम 1991 में प्रस्तावित किया गया था, लेकिन पहली बार 1991 में प्रस्तावित किया गया था। नरसिंह राव ने 2006 में संसद में अंत में स्वीकार किया गया और भारत के 625 जिलों में, भारत के 625, भारत का बात कर रहा था, इम्पोर्टेंट तो रखता है भाई क्वेश्चन, भारत के 625 जिलों में कार्यरत किया गया। नरेगा 1 अप्रैल 2008 से भारत के सभी जिलों में शामिल करने के लिए तैयार हो गया। ठीक है, इस कानून को सरकार द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे महत्वाकांक्षी सामाजिक सुरक्षा और सार्वजनिक कार्यक्रम कहा जाता है। ये जो नरेगा है इस कानून दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे महत्वाकांक्षी सामाजिक सुरक्षा और सार्वजनिक कार्य कहा जाता है, क्योंकि देखिए ये जो भारत के 625 जिलों को रोजगार देता है ये नरेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे की ओर बात करते हैं। आगे हमारा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम NSA भारत सरकार की एक सैन्य प्रायोजित योजना है जो सामाजिक पेंशन के रूप में
वृद्ध, विधवा और विकलांग व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यह जो योजना है राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम योजना। पूछा जाएगा किसको ये सहायता प्रदान करती है, तो वे विकलांग, विधवा, जो बूढ़ा हो गए हैं, वे सारे को ये वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं आपका राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम। तो ये योजना भी याद रखना है। तीन योजना शायद है यहाँ पे देवघर जिला में ना, 3 योजना है। चलिए और एक को देखते हैं, 2 को तो हम देख चुके हैं और एक योजना को देखते हैं। वो है हमारा प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना PMJA, ठीक है, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना पहले इंदिरा गांधी आवास योजना था। इसका नाम प्रधानमंत्री आवास योजना तो बाद में किया गया था, इससे पहले इसका नाम इंदिरा आवास योजना था। भारत में ग्रामीण परिवारों के लिए आवास उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार द्वारा बनाई गई एक प्रमुख सामाजिक कल्याण कार्यक्रम है, ठीक है। 2015 में शहरी ग्रामीण के लिए इसी तरह की योजनाएं शुरू की गई थी। इंदिरा आवास योजना को 1985 में राजीव गांधी द्वारा भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया था। तो देखिए ये जो योजना है प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना, तो इसकी शुरुआत तो 2015 में किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, लेकिन इससे पहले इंदिरा आवास योजना चल रहा था। तो इंदिरा आवास योजना की शुरुआत इंदिरा गांधी की सरकार में 1985 में किया गया था, लेकिन देखिए 1985 में इंदिरा गांधी का मृत्यु हो जाता है। तो उसके बाद उसके बेटे, इसका तो कार्यकाल, इंदिरा गांधी का मृत्यु तो आपका 1984 में ही हो गया था। इंदिरा गांधी का मृत्यु 1984 में हो गया था, क्योंकि 1985 में उसका कार्यकाल कंप्लीट होने वाला था। तो उससे 1 साल पहले ही इंदिरा गांधी का मृत्यु हो जाता है। तो उसके बाद उसके बेटे राजीव कुमार ने, भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव कुमार ने इंदिरा आवास योजना की शुरुआत किया था अपनी माता के नाम पर, इंदिरा आवास योजना, ठीक है। लेकिन इस जो इंदिरा आवास योजना है इसका रूपरेखा सारा कुछ तैयार उसकी माता इंदिरा गांधी ने किया था। लेकिन इंदिरा गांधी की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद उसके बेटे ने उस योजना को प्रदान करते हैं इंदिरा आवास योजना के रूप में 1985 में, और PM योजना 2015 में, ठीक है। तो चलिए फिर आगे की ओर बढ़ते हैं हम। आगे है हमारा सावनी मेला। श्रावण के महीने के दौरान बाबा धाम का महत्व बढ़ता है। इस अवधि के दौरान लाखों श्रद्धालु बाबा बैद्यनाथ मंदिर में इकट्ठा होते हैं। इसमें से ज़्यादातर लोग सबसे पहले सुल्तानगंज जाते हैं, जो बाबा बैद्यनाथ से 105 या 108 किलोमीटर की दूरी पर है। सुल्तानगंज में गंगा उत्तर में बहती है। देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि सुल्तानगंज में गंगा किस ओर बहती है, तो उत्तर में बहती है। अगर वहाँ पे आप जाइएगा ना तो देखिएगा ये जो गंगा नदी है यह उत्तर की ओर बह रही है, ठीक है। यह इस जगह से कि भक्तों गंगा जल लेकर बाबा धाम की ओर पैदल आते हैं। तो यहीं से सुल्तानगंज से लेकर गंगा जल को लेकर सभी श्रद्धालु आपका देवघर आते हैं बाबा धाम की ओर। फिर वे बाबा बैद्यनाथ मंदिर तक 109 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। देखिए कहीं पे 105 दिया है, कहीं पे 108, कहीं पे 109, ठीक है। तो देख लेना है, जिस प्रकार ऑप्शन रहेगा उसी प्रकार टिक आउट करना है, ठीक है। कहीं पे 105, कहीं पे 108, कहीं पे 109। तो चलिए फिर आगे की ओर बढ़ते हैं हम। आगे हमारा लोग बोल बम बोलते हुए यहाँ तक बहुत ही श्रद्धा के साथ पहुँचते हैं। जैसे सावनी मेला है तो ये भी पूछा जा सकता है लोग क्या बोल के जाते हैं, वहाँ क्या बोलते बोलते रास्ता में जाते हैं। तो बोल बम बोलते हुए लोग श्रद्धालु के साथ पहुँचते हैं। बाबा धाम तक पहुँचने पर कांवरिया पहले शिव गंगा में खुद को शुद्ध करने के लिए एक डुबकी लेते हैं। बाबा धाम पहुँचने पर कांवरिया पहले शिव गंगा, तो देखिए जहाँ पे जो बाबा धाम जो है ना मंदिर, उसकी जस्ट पहले ही एक शिव गंगा का
शिव गंगा का एक बांध है, वहाँ पे सभी श्रद्धालु डुबकी लगाते हैं, फिर बाबा को जल अर्पण करने जाते हैं। तो शिव गंगा जो है यहाँ पे पुरानी घटना हुआ था। रावण जो है, रावण बांध भी उसे बोला जाता है, क्योंकि उस टाइम बोला जाता है कि रावण ने पेशाब किया था, जिसके कारण वे बांध अभी तक भी भरा हुआ है। रावण पेशाब कर दिए थे, जिसके कारण बांध अभी भी भरा हुआ है। बांध में बहुत ज़्यादा पानी है, क्योंकि इस बार हम सब पूरा परिवार के साथ गए थे। बहुत ही अच्छा लगता है वहाँ पे बाबा वैद्यनाथ धाम जाने में, बाबा को जल चढ़ाने में भी। अगर आप सब कोई बच्चे नहीं गए हैं तो एक बार ज़रूर जाइए, इतना अच्छा लगता है सो मत पूछो, बाबा का दर्शन करके। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। और फिर बाबा वैद्यनाथ मंदिर में प्रवेश करते हैं। पहले जाते हैं सभी कांवरिया शिव गंगा में डुबकी लगा के शुद्ध हो जाते हैं, और फिर बाबा वैद्यनाथ मंदिर में प्रवेश करते हैं, जहाँ ज्योतिर्लिंग पर गंगा जल अर्पण करते हैं। जहाँ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, वहाँ पे जल अर्पण करते हैं। जुलाई अगस्त के दौरान यह तीर्थ यात्रा पूरे 30 दिन के लिए सावन के दौरान जारी रहते हैं। तो ये भी पूछे जा सकते हैं कि जो सावनी मेला जो है, जो देवघर में लगता है बाबा वैद्यनाथ धाम में, तो यह कौन से महीने में लगता है? तो जुलाई अगस्त में, जुलाई अगस्त में लगता है। और यह जो मेला है 30 दिन तक लगते हैं। यह दुनिया का सबसे लंबा धार्मिक मेला है, और दुनिया का ये सबसे लंबा धार्मिक मेला माना जाता है। और वही बात करें अगर आषाढ़ और श्रावण महीने में, आषाढ़ और श्रावण महीने के दौरान ये मेला लगता है, 30 दिन तक चलता है। आषाढ़ और श्रावण, ये दोनों भी फैक्ट याद रखना, जून जुलाई और आषाढ़ और श्रावण में, क्योंकि कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि जिला संबंधित एग्ज़ाम है तो क्वेश्चन बनाता है ऐसे ही। नेक्स्ट बात करते हैं। विदेशी भूमि के लोग न केवल सावन महीने में बल्कि शेष वर्ष के दौरान भी बाबा धाम आते हैं। विदेशी लोग जो होते हैं बाबा वैद्यनाथ का दर्शन करने के लिए सावन महीने में बल्कि शेष और भी दिन बाबा वैद्यनाथ धाम आते हैं। सुल्तानगंज से बाबा धाम की राह पर नज़र रखने वाले लोगों का एक 109 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला वाली भगवा पहले तीर्थयात्रियों का है। यह अनुमान लगाया जाता है कि एक महीने की इस अवधि में लगभग 50 से 55 लाख तीर्थयात्री बाबा धाम आते हैं। देखिए यहाँ पे 50 से 55 दिया है, और वहाँ पे हमने आपको 70 से 80 लाख पढ़ाए। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं फैक्ट को आपको दोनों याद रखना है, क्योंकि ये दोनों, इसका जो देवघर चौकीदार है, इसके वेबसाइट देवघर जिला की वेबसाइट में दिया है दोनों डेटा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सावन की महान तीर्थ के अलावा लगभग पूरे वर्ष मार्च में शिवरात्रि के साथ मेला। देखिए शिवरात्रि में भी मार्च में शिवरात्रि मेला होता है, तो उस दौरान भी बाबा धाम में बहुत ही ज़्यादा मेला लगता है। नेक्स्ट बात करते हैं जनवरी में वसंत पंचमी, सितंबर में भद्रा पूर्णिमा, लोग का आना जाना लगना रहता ही है। जनवरी में वसंत पंचमी, सितंबर में भद्रा पूर्णिमा, देखिए ये भी फैक्ट याद रखना है। जनवरी में वसंत पंचमी, सितंबर में भद्रा पूर्णिमा, लोग का आना जाना रहता ही है। और मार्च में शिवरात्रि, तो मार्च में कौन सा महीना पड़ता है? फागुन माह में शिवरात्रि, उस टाइम भी तीर्थयात्री का मेला लगता है, ठीक है। तो आगे फिर बढ़ते हैं हम। आगे हमारा सांस्कृतिक लोग, देवघर झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन एग्जाम में छपने वाला है। देवघर झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी है। यहाँ विभिन्न संस्कृतियों और लोगों का एक बड़ा मिश्रण है। यहाँ बंगालियों, बिहारियों और स्थानीय लोगों के एक महत्वपूर्ण प्रतिशत हैं। यहाँ तक कि महत्वपूर्ण गुजराती, पंजाबी और तमिल, मलयाली, तेलुगु, मारवाड़ी
राजस्थानी समुदाय भी हैं जो एक लंबे समय तक देवघर में रह रहे हैं। देखिए देवघर में कौन कौन से भाषा परिवार के लोग रहते हैं, ये भी याद रख लेना है आप सबको। तो देख सकते हैं बंगाली, बिहारी, और बात करते गुजराती, पंजाबी, तमिल लोग रहते हैं, मलयालम लोग, तेलुगु, मारवाड़ी समुदाय के लोग बहुत ही लंबे समय तक रहते हैं। नेक्स्ट आगे की ओर बात करते हैं हम। जिला खनन कार्यालय झारखंड विशाल खनिज क्षमता और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के प्राकृतिक उपहार के साथ एक धन्य भूमि है। राज्य 79.61 वर्ग भौगोलिक क्षेत्रों में फैला हुआ है, जिसमें से 29.61% वन क्षेत्र है और भारत के कुल खनिज संसाधनों का लगभग 40% हिस्सा देवघर जिला में है खनिज का। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं राज्य कोयल रिजर्व में एक स्थान लो है। राज्य कोयल रिजर्व में एक स्थान लो है। तो बात करें यहाँ पे लो अयस्क, तो लो अयस्क सबसे ज़्यादा आपको पश्चिमी सिंहभूम में मिलता है। तो लो अयस्क रिजर्व में दूसरी स्थिति पे है आपका देवघर जिला। कॉपर अयस्क में तीसरे स्थान पर है। वहीं पे बॉक्साइट की बात करें तो बॉक्साइट में आपका सबसे अधिक लोहरदगा में होता है और बॉक्साइट रिजर्व में 7वें स्थान पर रखता है आपका देवघर जिला। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। और प्राइम कोकिंग कोल का एकमात्र उत्पादन है। तो सबसे ज़्यादा प्राइम कोकिंग कोल उत्पादन आपका यहाँ पे होता है धनबाद जिले के झरिया में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं चूना पत्थर, डोलामाइट, मैग्नीज, मिका, चीनी मिट्टी भी मिलती है वहाँ पे, ग्रेफाइट, साबुन पत्थर, अग्नि मिट्टी, कोयला विस्तर, मिथेन, यूरेनियम, फास्फोराइट, एपेटाइट, क्वार्ट्ज, फेल्डस्पर, गोल्ड और पायरोक्सानाइट। ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण खनिज राज्य में भारी मात्रा में उपलब्ध है। देखिए तो ये जो खनिज हमने बताए, ये खनिज भी आपको क्वेश्चन में पूछे जाएंगे, लेकिन इसमें ऑप्शन कैसा रहेगा बता दें। या तो 3 रहेगा, ये खनिज ही रहेगा, और एक लास्ट में रहेगा इनमें से सभी। तो आपको इनमें से सभी टिक आउट करना है। देखिए जितने भी ऐसे प्रश्न रहेगा जिसमें 3 ऑप्शन दे दिया रहेगा और बोलेगा लास्ट में कि इनमें से सभी, तो आपको इनमें से सभी को टिक आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे प्राइम कोकिंग कोल का एकमात्र उत्पादन है जो है चूना पत्थर, डोलामाइट, मैग्नीज, मिका, चीनी मिट्टी, ग्रेफाइट, साबुन पत्थर, अग्नि मिट्टी, कोयला विस्तर, मिथेन, यूरेनियम, फास्फोराइट, एपेटाइट, क्वार्ट्ज, फेल्डस्पर, गोल्ड और पायरोक्साइनाइट। अन्य महत्वपूर्ण खनिज राज्य में भारी मात्रा में उपलब्ध है। बात करते हैं अगर हम, तो नेक्स्ट है हमारा वन विभाग। तो वन विभाग प्राचीन काल से देवघर जिले का जंगल के साथ एक अनूठा संबंध है। झारखंड शब्द जंगलों से ढके भूमि के क्षेत्र का प्रतीक है। आप सबको पता ही होगा झारखंड जो है जंगलों से ढके भूमि का क्षेत्र है, इसलिए शाब्दिक रूप के साथ ही प्रतीकात्मक रूप से देवघर जंगलों से जुड़ा हुआ है। मुंडा, ओरेन, हो संताल, परहिया, चेरो, विरजी, असुर और अन्य जैसे विभिन्न जाति समूहों ने पिछले कुछ वर्षों में कृषि पायदान के विभिन्न तरीकों से अपने पारिस्थितिकीय तंत्र को प्रभावित किया है। परंपरागत रूप से इन स्वदेशी लोगों के जंगलों के साथ सहानुभूति संभव है। सरहुल और कर्म जैसे स्थानीय त्यौहार पारंपरिक रूप से पेड़ की पूजा से संबंधित होते हैं। देखिए वन विभाग को अच्छे से समझते हैं, ठीक है, क्योंकि झारखंड एक जंगलों से ढके भूमि क्षेत्र है। और देखिए जनजाति के बारे में बात करें तो यहाँ पे कौन कौन से जंगलों में जनजाति पाए जाते हैं देवघर जिला में, क्योंकि जनजाति से संबंधित एग्जाम में तो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं।
तो देखिए वहाँ पे मुंडा, औरैन, हो, संथाल, परहिया, चेरो, विरजी, असुर और अन्य जैसे विभिन्न जाति समूह ने पिछले कुछ वर्षों में किसी पायवाद के विभिन्न तरीकों से अपने पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित किया है। और वही बात करें सरहुल और कर्मा जैसे स्थानीय पारंपरिक रूप से पेड़ पूजा से संबंधित हैं। सरहुल पर्व और कर्मा पर्व। तो सरहुल आप सबको पता ही होगा, फूलों का त्यौहार है जो एग्ज़ाम में बैक टू बैक सभी चौकीदार के एग्ज़ाम में पूछे ही गए हैं। कर्मा क्या है? तो फूलों का त्यौहार है। और सोहराई क्या है? तो पशुओं का त्यौहार है। सोहराई पशुओं का त्यौहार है और सोहराई आपका एक चित्रकला है। क्योंकि देखिए सोहराई के टाइम घर की कुंवारी लड़कियां निपाई पोताई करते हैं और साफ सफाई करते हैं सोहराई के समय, ठीक है। उसमें गौ पूजा भी किया जाता है। और सरहुल जो है ये फूलों का त्यौहार है। सोहराई पशुओं का त्यौहार, सरहुल फूलों का त्यौहार, ठीक है। तो फिर से हम आगे, तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। तो देखिए जितने भी हमने कंटेंट आपको दिए हैं वे सारे अगर आप पढ़ के जाते हो, सारे फैक्ट को अगर आप रट के जाते हो तो एग्ज़ाम में कंफर्म हो जाइएगा कि 40 प्रश्न आपका यहीं से भिड़ने वाला है। 40 प्रश्न यहीं से भिड़ने वाला है क्योंकि चौकीदार का एग्ज़ाम है, जिला संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं और हमने आपको सारे A to Z पढ़ाए हैं। क्योंकि वर्तमान में जो चल रहे हैं उसको भी ऐड किए हैं। जैसे कि आपका बात करें उपायुक्त के बारे में, DC, ये सारे कुछ के बारे में हमने आपको बताए, विधानसभा क्षेत्र के बारे में बताए। और बात करें तो यहाँ पे हमने आपको लोकसभा क्षेत्र के बारे में बताई। तो सारा कुछ हमने आपको डिटेल्स में बताए हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जो भी बच्चे देखे होंगे एक बार कमेंट सेक्शन में हमें यस कर दें, क्योंकि आप सभी के लिए हमने बहुत ज़्यादा मेहनत करके सारे कुछ को इकट्ठा किए हैं, ठीक है। और बात करिए कि देखिए ये वीडियो आपका जैसे ही 2-3 दिन बाद हम आप सबके लिए एक टेस्ट सीरीज लाएंगे जिसमें हम कंप्लीट, अगर आप वे टेस्ट सीरीज को लगाते हो टेस्ट के रूप में तो उसमें हम 50 MCQ रखेंगे प्रश्न, जिसमें सारा कुछ मिक्स रहेगा। क्योंकि देख सकते हैं आप हाल ही में, हालांकि पूर्वी सिंहभूम जिला का एग्ज़ाम हुआ, उसमें सिर्फ आपका बात करें तो जिला संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे थे। लेकिन अदर्स किसी भी चौकीदार एग्ज़ाम की बात करें तो वहाँ पे मैथ का भी क्वेश्चन था, साइंस का भी था, जीके का भी था और इंडिया जीके का भी था, ठीक है। तो देखिए ये सभी को देखते हुए हम वे टेस्ट सीरीज बनाएंगे। उससे आपको टेस्ट के रूप में ज़रूर देना है और अपने आप को आंकना है कि हमने कितने प्रश्न का सही आंसर किए हैं। तो वो भी हम ज़रूर लाएंगे। देखते हैं इस वीडियो में कितने बच्चों ने अपना प्यार देते हैं। तो उस वीडियो को फिर से हम अपलोड कर देंगे, देख लेंगे फर्स्ट में कितना बच्चा है जो हमारे वीडियो को पसंद करते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर देंगे। तो देखिए जो भी बच्चे इस चैनल के साथ पहली बार जुड़ रहे हैं वे सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं जब भी वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। क्योंकि देखिए चौकीदार का एग्ज़ाम है, सब कुछ देख के चलना पड़ता है। तो देखिए आज का वीडियो हमारा यहीं पे समाप्त होता है। तो समाप्त करने से पहले आप सभी बच्चों को एक बार जोर से बोलना है कमेंट सेक्शन में कि बोलो बोलो बाबा वेदनाथ की जय।